पहले हम बात करते हैं कि जो पेपर है वो इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर टफ़ आ रहा है। तो देखो जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा आ रहा है। देखो जैसे इन्होंने सिलेबस में दिया था कि वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ कि मॉर्निंग में जो है पीजीटी का जो पेपर हुआ था बायोलॉजी का, तो उसमें ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से थे, ठीक है। और इनका जो सिलेबस है जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके जो है पीजी लेवल के होंगे। कैसे होंगे? पीजी लेवल के, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर जो है ना पीजी लेवल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, ठीक है। 11th और 12th का ही था, जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना वो सब 11th 12th बेस्ड थे। बस अगर मैं बात करूँ 170 क्वेश्चंस अगर आपका सब्जेक्ट का आता है तो उसके अंदर से ना 5 या 10 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी के बाहर थे, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन सिर्फ 5 या 10 थे। किसी ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया था, AWS वाली जितने भी वीडियो मैंने बताई हैं तो उसके अंदर मैंने बताया कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करो और क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 11th और 12th की एनसीईआरटी ही इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे था। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे देखो अब बात आती है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इनडायरेक्ट थे, असर्शन बेस्ड थे, है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो बहुत इजी था या हार्ड था या टफ़ था या फिर मॉडरेट था, ठीक है। तो पैटर्न देखो कैसा है। अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कैसे थे, कंसेप्चुअल थे, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस भी क्वेश्चंस आए थे काफ़ी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना ये पूरा का पूरा डाटा बेस था, मतलब पूरा का पूरा 5-6 लाइन का पूरा दिया हुआ था और कंसेप्चुअल मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस थे। तो वो पूरा डाटा पढ़ने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि एक जो क्वेश्चन था सेल के जो साइकिल्स होते हैं उससे क्वेश्चन था, तो उसमें सेल का ऐसे दे दिया गया था कि कोई सेल है, अगर वो इनिशियली उसका जो डीएनए है वो 2C है, ठीक है, उसको कंटेंट जो है ऐसे दे दिया गया कि ये 30 है, ठीक है, 2C है, तो बताओ एस फेज के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं सब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और फिर जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि अगर जो सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कौन से फेज में होगा, ठीक है। तो वो कौन सा फेस है, तो उसमें काफ़ी 4-5 लाइन की कंडीशन दी थी कि मतलब ये रिकॉम्बिनेशन वाला जो है रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एस शेप का ये बन रहा है ना, तो क्रोमोसोम है तो क्रॉसिंग ओवर टाइप का हो रहा है, तो बताना था। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर था तो वो क्या हो जाएगा, पैकाइटिन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन है जो कि लेंदी थे। लेकिन अगर मैं इनके टाइम की बात करूँ तो क्योंकि ये खुद ही कितने घंटे का पेपर देते हैं, ये 3 आवर्स का तो पेपर देते हैं, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर है आपका। 3 आवर्स के पेपर में आपका पेपर आराम से मैक्सिमम जो है 2-2.5 घंटे में ओवर हो जाता है, ठीक है। और अगर ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो ये और जल्दी ओवर हो जाता है पेपर, ठीक है। 2 घंटे तक तो आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये रही। और भी कुछ तरीके के क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक तो ये असर्शन वाले भी कुछ क्वेश्चंस थे। 5-10 क्वेश्चंस हम असर्शन वाले ले लेते हैं, ठीक है। असर्शन वाले 4-5 क्वेश्चंस थे असर्शन बेस्ड। लाइक यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया हुआ था, असर्शन दिया हुआ है और उसका रीज़न दिया हुआ है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये चीज़ दी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो लेकिन ये बात ये है ना कि सबके सब चीज़ें अगर 11th-12th का किया हुआ है तो आपको पेपर बहुत इजी ही लगेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड है और ये सब चीज़ें डाली हुई थी, ठीक है, तो मैं इस पेपर को तो मॉडरेट मानूंगी। मतलब मैं इजी नहीं कह रही पेपर को, ये पेपर मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बायोलॉजी की बात की है। अब एसएसटी में पता नहीं डायरेक्ट आ रहा है या फिर ऐसे एजेशन रीजनिंग बेस्ड आ रहा है। आपने अगर सोशल साइंस से पेपर दिया है तो आप बताना है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजी का जहाँ तक मैंने देखा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इस पेपर को मॉडरेट कहा है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब के सब 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। 1 लाइनर भी क्या है, उसको हाफ लाइन कहोगे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे से आंसर्स, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर कैसा है, ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट रहा है, ठीक है। तो मैं ये बायोलॉजी की फ़िलहाल बात कर रही हूँ। बाकी सोशल साइंस में जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, अब बताना कैसा पेपर आया है, ठीक है।
और देखो प्रॉब्लम बच्चों को क्या आ रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब बच्चे पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पेपर सिर्फ़ और सिर्फ किस लैंग्वेज में आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ है कि जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त क्या पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज लोगे, ठीक है। अब जब पेपर हिंदी लैंग्वेज आपने पूछा है तो एटलीस्ट आपको पेपर हिंदी में देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था। जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए हाँ वो पेपर हिंदी में रहेगा। कौन सा पार्ट, जो आपका पार्ट सी होता है, जो कि सब्जेक्ट बेस्ड जो पार्ट होता है वो आपका जो है क्या होगा, हिंदी में होगा। लेकिन जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है वो आपका किस में होगा, वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपने मतलब फॉर्म भरते वक्त हिंदी भरा था तो इसकी उम्मीद मत करना कि कल का पेपर आपका हिंदी मीडियम में आएगा, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है, इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर आपने हिंदी मतलब फॉर्म भरते वक्त चूज़ करवाया है बच्चे को तो एट द एंड आप इंग्लिश में सिर्फ दे रहे हो ना, तो आप फॉर्म के वक्त ही मना कर देते हो कि ताकि बच्चों को भी रहे कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे या फिर इतने पैसे क्यों वेस्ट करें, ठीक है। फॉर्म फिलअप के जितने भी पैसे लगे हैं, ठीक है, वो तो कम से कम वेस्ट नहीं होते ना। तो ये चीज़ मुझे तो नहीं सही लगी, बाकी किसी और की थिंकिंग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाँ जो जिन बच्चों का कल पेपर है उनके लिए कुछ बात कर लेते हैं। देखो कल जिनका पेपर है, अब देखो एट द एंड आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि बहुत कम टाइम है, लेकिन बहुत टाइम है आपको रिवीजन करने का। यह है क्या चीज़ रिवीजन करोगे, वो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को पूरे रिवीजन कर लो। अगर आपका जो क्लास है 6 to 8 के लिए है, टीजीटी के लिए है, तो कोशिश करो 9th और 10th तक की एनसीईआरटी, 9th और 10th तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 to 10th तक की एनसीईआरटी क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करो। क्वेश्चंस जो है यहीं से आने, कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज का मैंने बता दिया, लैंग्वेज का ध्यान रखना कि मतलब फेस करके जाना है। अगर आप कंफर्टेबल हो हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में आप आराम से कर सकते हो तो आप पेपर आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पेपर का एनालिसिस। अब बताना अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो असर्शन और रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चंस थे या फिर वो भी वन लाइनर ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है।